नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं, नसीहत दी है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के हाल के कुछ आदेशों को लेकर के उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की है। ये कौन से मामले हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और ये उनका बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने, जिसको खुद सीजेआई हेड कर रहे हैं, उसने कुछ चीजों पर एक तरह से पाबंदी लगाई है। अभी जो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ है पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे कानूनों के जानकार, विधिवेत्ता और जो सोशल वर्कर हैं, वो सवाल खड़े करते रहे हैं। बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं रात को 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ मामलों में किसी भी समय याचिका स्वीकार कर ली जाती है, 2 घंटे के भीतर जमानत भी दे दी जाती है। कुछ मामलों में लगता है कि बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही है, रहमदिली के साथ काम कर रही है, और कुछ मामलों में इतनी उदासीनता होती है कि गंभीर मामले भी हों, वाजिब सवाल भी उठाए गए हों, तो कह दिया जाता है कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए। आज मैं विष्णु शंकर जैन का भी एक बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मामलों को कई बार ऐसा कहा गया कि हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में 10-10, 11-11 साल तक उन केसों पर सुनवाई लटकी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले जो तमिलनाडु वाले मामले में राज्यपाल को और राष्ट्रपति को दिशा निर्देश जारी कर दिए, उन पर एक्चुअल में उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब आज राज्यसभा के जो प्रशिक्षु थे उनको संबोधित कर रहे थे, और वहां उन्होंने नसीहतें भी दी, गहरी नाराजगी भी जाहिर की, और जुडिशियरी पर कुछ सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कुछ जज तो सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। उनका इशारा था जो 2015 में न्यायिक आयोग संबंधी कानून पारित किया था पार्लियामेंट ने, जिसमें ये प्रावधान किए गए थे कि जजों की पोस्टिंग, जजों की नियुक्ति, उनकी सैलरी, उनकी सेवा शर्तें, वो एक आयोग तय करेगा, ना कि कॉलेजियम। उसको इस देश के करीब 22-23 राज्यों की विधानसभाओं ने भी अपना समर्थन दिया था, उस पर मोहर लगाई थी। लोकसभा, राज्यसभा से पारित हुआ था, राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, अधिसूचना जारी हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को, यानी संसद के द्वारा पारित कानून को खारिज कर दिया था, कॉलेजियम सिस्टम को जिंदा बनाए रखने के लिए और आगे चलाए रखने के लिए। जगदीप धनखड़ ने वैसे बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट का मनमाना फैसला जिसकी तरफ मैं जिक्र करूंगा, 3 कृषि कानूनों को इन्होंने पेंडिंग डाल दिया था। वो भी संसद के द्वारा पारित लॉ था, कानून था। तो संभवतः जगदीप धनखड़ साहब ने इसीलिए ये सवाल खड़ा किया है कि कुछ जज, कुछ अदालतें सुपर संसद की तरह काम कर रही हैं। संसद से पारित किसी कानून को आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, स्टे कैसे कर सकते हैं?
और 3 कृषि कानूनों के मामले में जिस तरीके से उसको पेंडिंग डाला, उस पर रोक ही लगा दी। और जो 2015 का खास तौर से जजेस साहिबान को लेकर के, उनकी सेवा शर्तों को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो आयोग बनाया था मोदी सरकार ने ही, उसको जिस तरीके से खारिज किया, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता रहा है, संसद सर्वोच्च है या सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की हेड यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च है या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। और जो संबोधन किया है धनखड़ साहब ने, उसके कुछ पॉइंट मैं आपको जरा बता देता हूं। उन्होंने कहा क्या है। यह खबर है कि राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। ये बेहद तल्ख टिप्पणी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आज की जुडिशियरी पर। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने खास तौर से जस्टिस यशवंत वर्मा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के घर अधजली नगदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई। इसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। यानी महाअभियोग प्रस्ताव लाकर के जज को हटा सकती है संसद। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता, यानी जो भारतीय मुद्रा है उसके जले हुए पहाड़ अगर किसी आम आदमी के घर में मिल जाते, तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में हैं। कई मामले हैं। उन्होंने खास तौर से जगदीप धनखड़ साहब ने ये कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती और जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। और उन्होंने जो कहा है, उनका कहना यह था कि साहब संविधान का अनुच्छेद 142, इसके तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। और क्यों कहा उन्होंने ये, खास तौर से ये टिप्पणी उन्होंने क्यों की है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार केस में गवर्नर के अधिकार की जो सीमा तय की, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने जो कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को भी अवैध बता दिया था। और आपको ध्यान होगा, यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है गवर्नर की तरफ से, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किया गया, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में जो फैसला दिया था,
उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और राष्ट्रपति के बारे में भी जो उन्होंने कहा कि साहब राष्ट्रपति के पास भी कोई वीटो पावर नहीं है, वो किसी विधेयक को रोके रख करके बैठ नहीं सकती हैं या बैठ नहीं सकते हैं। उनको भी 3 महीने के भीतर बताना पड़ेगा कि उन्होंने उस विधेयक को निस्तारित क्यों नहीं किया, उसका निपटारा क्यों नहीं किया। इसी को लेकर के जगदीप धनखड़ ने ये गहरी नाराजगी जाहिर की है कि राष्ट्रपति को तो कोई अदालत निर्देश दे ही नहीं सकती है, वो संविधान की हेड हैं। आज द्रौपदी मुर्मू हैं, कल को कोई पुरुष आ सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो संविधान का हेड होता है। और क्यों भूल जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या दूसरे न्यायाधीश कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और उनको कुछ पावर्स हैं। इस देश में ऐसे भी केस हुए हैं कि 3 राष्ट्रपति आए और गए और उन्होंने इस तरह के मामलों में कोई फैसला नहीं दिया, यानी उसको ठंडे बस्ते में डाल करके ही रखा। राज्यपालों को भी विशेषाधिकार हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास कोई वीटो पावर या नहीं है या उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। देश में पहले इस तरह के मामले हो चुके, इस तरह के प्रकरण हो चुके। अभी अति सक्रियता क्यों दिखाई देती है कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अधिनियम बन गया है, अब इस पर जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें एक तो ये कहा गया है दूसरे दिन सुनवाई करते हुए, और कुल मिलाकर के कितनी याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में? 73। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं और भी आ रही हैं और कुल मिलाकर के ये 120 से ज्यादा होने वाली हैं। 123 के आसपास संख्या बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो सीजेआई ने इसी पर सवाल खड़े किए कि भाई इतनी सारी याचिकाएं दाखिल करने की आखिर जरूरत क्यों? एक दिन पहले सीजेआई ने यह भी पूछा था कि ये जो हिंसा हो रही है, खासतौर से पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, उस पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने पूछा था कि जब ये मामला हमारे सामने है तो ये इस तरह के हिंसक प्रदर्शन और ये सब क्यों हो रहा है। और इसके बावजूद कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तथ्य और तर्क पेश किए गए, और उसके बावजूद कल जो एक आबो हवा बनाई गई इस देश के मीडिया के एक पार्ट में, और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा, आज अंतरिम आदेश आ जाएंगे, एक पूरा माहौल बना करके रखा गया था। और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है, इस देश में कई बार हो चुका है। मीडिया का एक पार्ट है जो संसद के द्वारा पारित कानूनों पर भी किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह का माहौल बनाता है, वो अपने आप में प्रश्न खड़े करने वाला है। किस तरीके से हमारे यहाँ की चुनी हुई सरकार को और संसद में बैठे हुए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दृश्य हमारे सामने हैं, वो घटनाएं भी हमारे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या कहा है, और इसमें भी जब वो अंतरिम आदेश पारित करने की बात कर रहे थे तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि साहब 7 दिन का समय दीजिए, क्योंकि सरकार को कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के सामने रखने हैं। क्योंकि 73 याचिकाएं आई हैं, उनमें भी इस बेंच ने कहा कि हम केवल 5 याचिकाओं पर या 5 मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। आपको 5 कौन सी आपत्तियां हैं वो समराइज करके हमारे सामने रख दीजिए। अगली तारीख 5 मई की तय की गई है। 7 दिन में सरकार को जवाब दाखिल करना है, फिर अगले 5 दिन में जो आपत्ति करता है, याचिका करता है, उनको सरकार के द्वारा दाखिल जो जवाब है उस पर अपनी बात रखने का और
लिखित में देने का समय मिलेगा और 5 मई को इस पे अगली सुनवाई होगी। तो उनका कहना था कि 5 आपत्तियां बताइए। जो कानून पारित किया गया है, जो संशोधन किए गए हैं, उनमें से 5 आपत्तियों पर आप हमें बताइए, हम उन पर सुनवाई करेंगे। 73 याचिका या 120 या 123 याचिकाओं पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, ना हम उन सबको पढ़ेंगे। लेकिन जब तुषार मेहता ने कहा कि अगले 7 दिन कोई नियुक्ति नहीं होगी, वक्फ जो बोर्ड है उसमें या परिषद में, और दूसरे स्टेप भी नहीं उठाए जाएंगे, डी नोटिफाई भी नहीं किया जाएगा, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति ना बदली जाए, डी नोटिफाई ना किया जाए। नंबर 2, कोर्ट से वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, ये वक्फ बाई यूजर हो या वक्फ बाई डीड हो। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति ना हो। ये 3 बातें कही गई कोर्ट की तरफ से। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस समय लाइव टेलीविजन चैनलों को देखा होगा। टेलीविजन चैनलों में किस तरह की आबो हवा बनाई गई, कैसी हवा बनाई जा रही थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, वक्फ संशोधन अधिनियम को जैसे स्टे कर दिया हो और जैसे सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया हो। ऐसा तो है नहीं, उसको स्टे तो नहीं किया गया है। जो उसकी बाकी की चीजें हैं और जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उस पर भी कोई स्टे नहीं है। तो ये टीवी चैनल, और टीवी चैनलों में भी एक पार्ट के टीवी चैनल जो कल से ही एक हवा बनाने की चेष्टा कर रहे थे कि जैसे आज पहाड़ टूटने वाला है, आज कानून को रोक दिया जाने वाला है और आज अंतरिम आदेश या स्टे सुप्रीम कोर्ट इस पर लगा ही देगी, इसी तरह की हवा बनाई जा रही थी पिछले 24 घंटे से। लेकिन वैसा तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 2001 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे, उस स्थिति में राष्ट्रपति की बिल पर मंजूरी देनी होगी और फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ये तमिलनाडु वाले मामले में मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बता रहा हूं, फिर उस पर लौटता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णयों को प्राथमिकता दी गई तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो, राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो, तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच का अधिकार है। इसके अलावा राज्य को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा, अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे। और इसी पर जगदीप धनखड़ की सबसे ज्यादा आपत्ति है कि आप राष्ट्रपति को बाउंड करने वाले, बाध्य करने वाले और निर्देश देने वाले कोई नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें अदालत ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजती है, विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। ये मोटे तौर पर बातें हुई। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इस वक्फ संशोधन अधिनियम पर, उसके जो मोटे पॉइंट हैं, खासतौर से 3 बातें आप समझ लीजिए। कानून का संविधान अनुच्छेद 14, 15, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, 26
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी संपत्ति का अधिकार, ये उसका उल्लंघन करता है। जो संशोधन किए गए हैं, इन्होंने कहा कि ये इन सारी धाराओं का उल्लंघन करता है। अच्छा, दूसरी आपत्ति, जो बड़ी आपत्ति उनकी है, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। और तीसरी जो याचिका में बात प्रमुखता से उभरी है, ये कह रहे हैं कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। कल आपको याद होगा, सीजेआई ने पूछा था सरकार से, केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल से, कि साहब क्या जो हिंदुओं के इस तरह के संस्थान हैं, जो बोर्ड हैं, या इस तरह की जो प्रबंध समितियां हैं, वहां गैर हिंदुओं को यानी मुसलमानों को आप सदस्य के रूप में शामिल करेंगे? इस पर भी तुषार मेहता ने कहा था कि हमें समय चाहिए, क्योंकि ये मामला ही अलग तरह का है। 1995 में जो संशोधन कर दिए गए थे कि हिंदू भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं, इसलिए चूंकि इसमें ना तो महिलाओं को सदस्य बनाया जाता है वक्फ बोर्ड में और परिषद में, और ना हिंदुओं का कोई प्रतिनिधित्व है, इसलिए अगर 1995 में ये संशोधन किए गए और हिंदुओं की संपत्ति भी, और दूसरी बात यह है कि पूरे के पूरे गांव वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाती है, उसमें तो हिंदू भी हैं, उसमें दूसरे गैर मुस्लिम भी हैं, तो उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत सारे पेचीदा मामले, बिंदु हैं जिन पर सवाल खड़े किए गए हैं, और एसजी ने कहा है कि हम 1 हफ्ते में इसका मुकम्मल जवाब देंगे, वो सारे तथ्य रखेंगे। तो 5 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने आज जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इन पर अब देश में चर्चा शुरू होगी। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि साहब, क्या जुडिशियरी, क्या सर्वोच्च न्यायालय वो मनमाने फैसले कर रही है? जिसकी तरफ जगदीप धनखड़ साहब ने इशारा किया है कि कुछ जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं, और जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है और जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं या बैठी हैं राष्ट्रपति, उनको भी दिशा निर्देश देने शुरू कर चुके हैं। ये बिंदु ऐसे हैं जिन पर इस देश में अब मंथन होगा। एक सवाल जो पूछा जाता है कि क्या मोदी सरकार 2015 की तरह का कानून फिर से लाएगी, ताकि पूरी दुनिया में, भारत अकेला देश है जहां कॉलेजियम सिस्टम है, और इस कॉलेजियम सिस्टम की देन जो जुडिशियरी है, जज साहिबान हैं, उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। चयन की प्रक्रिया को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं, पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं कि जजेस जो हैं वो अपनी संपत्तियों का खुलासा पोर्टल पर क्यों नहीं करते हैं। अभी यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके यहाँ जो ये जले हुए नोटों के पहाड़ मिले हैं, इस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्यों बचाया जा रहा है उनको? तो इन सब सवालों पर चर्चा होगी, और मुझे लगता है कि देर सवेर जिस तरह की आक्रामकता उपराष्ट्रपति की तरफ से देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट चुप है। एक किरण रिजिजू का जरूर कल शाम बयान आया था, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दखलंदाजी शुरू कर दे
तो उनको कैसा लगेगा। तो कुछ-कुछ प्रतिक्रियाएँ शुरू हुई हैं, देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।